हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में कुछ बेसिक डेरिवेशंस जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन और एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। जनरली हमारे जब भी सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं स्कूल में ये डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, वही बातें हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अब बात आती है कि एक्शन रिएक्शन क्या है। एक्शन रिएक्शन दोनों ही फोर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक है ना, इसको न्यूटन थर्ड लॉ बोला गया। ठीक है, एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्सेज होते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। मेरी बात समझ रहे हो। एक्शन रिएक्शन, एक्शन पहला फोर्स मतलब फर्स्ट बॉडी का, एक्शन फर्स्ट बॉडी, रिएक्शन सेकंड बॉडी। ये दोनों दो अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। सो डू नॉट कैंसिल ईच अदर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई दोनों इक्वल अपोजिट होते हैं तो कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसे कर दो भाई, दोनों डिफरेंट बॉडी में कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब ये हुआ फर्स्ट बॉडी ने सेकंड पे लगाया तो सेकंड ने फर्स्ट पे लगाया और दोनों इक्वल और अपोजिट। हम इसको प्रूव भी करेंगे। एक्शन रिएक्शन लिख सकते हैं ना, एक्शन तो ये रिएक्शन। इक्वल अपोजिट दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं, दोनों कैंसिल नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे सपोज करो एक सरफेस है, इसके ऊपर कोई स्टूल रखा हुआ है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, समझ रहे हो। हालांकि पीछे पढ़ चुके हैं हम। तो इस बॉक्स ने इसके ऊपर फोर्स लगाया n, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस ने बॉक्स पे कितना लगाया, n। तो इसको बोला जाएगा एक्शन बॉक्स का और इसको बोला जाएगा रिएक्शन। मेरी बात समझ रहे हो। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स, वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन है, पता है ना आप लोगों को, पीछे पढ़ा था हमने। तो एक्शन रिएक्शन, समझ रहे हो मेरी बात। तो जनरली आपकी बुक्स में एग्जांपल मिलेंगे। अब बुक कैप्ट ऑन ए टेबल, एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो बुक का जो वेट है वो एक्शन और इस टेबल ने जो इसको बैलेंस किया हुआ है वो रिएक्शन। ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स। इसी टाइप से और एग्जांपल ले, वॉकिंग ऑफ ए मैन। तो वॉकिंग ऑफ मैन, जब आदमी चलता है तो अपने पैर से ग्राउंड को पुश करता है। मान लो एक ग्राउंड है, आदमी ने इसको पुश किया तो ग्राउंड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है रिएक्शन का, जिससे वो आगे चलता है। तो इसका मतलब एक्शन क्या था, आदमी का ग्राउंड के ऊपर फोर्स, और ग्राउंड ने उसके ऊपर जो लगाया वो रिएक्शन है जिससे वो चल रहा है। इसी तरह से आप देखो स्विमिंग। हम जब स्विमिंग करते हैं तो पानी को हाथों से पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो पानी को हमने पीछे फेंका, पानी ने हमको आगे फेंका। एक्शन रिएक्शन पेयर। उसी टाइप से रॉकेट, जेट प्लेन्स, सुना है ना। रॉकेट में क्या होता है, हॉट बर्न्ड गैसेज होती हैं, जितने फोर्स से वो गैसेज नीचे की तरफ आती हैं उतना ही फोर्स रॉकेट के ऊपर लगता है, जिससे उसको फ्लाइट मिलती है, लिफ्ट मिलती है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, सब न्यूटन थर्ड लॉ को भी करते हैं। इसी टाइप से और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे चलो बाद में। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है कि इसका प्रूफ। तो प्रूफ कैसे किया जाए वो देखिए। जनरली हमारे क्लास के टेस्ट वगैरह में पूछ लिया जाता है स्टेट एंड प्रूव न्यूटन थर्ड लॉ, तो आना बहुत जरूरी है हम लोगों को। देखिए जनरली इसमें क्या होता है, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, let them collide.
पहली बात आती है कंसीडर एज्यूम करो। आइसोलेटेड का मतलब नेट फोर्स जीरो, एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, नेट फोर्स जीरो। ऑफ टू बॉडीज लेट देम कोलाइड, दो बॉडी का जिसको हमने क्या कर दिया कोलाइड। सपोज करो ये मेरे पास कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड है, इसमें कोई दो बॉल हैं, दोनों को हमने टकरा दिया। मान लो ये चल रही थी 4 मीटर पर सेकंड से और ये भी इधर जा रही थी 6 मीटर पर सेकंड से। ये दोनों आपस में टकरा गई और दोनों आपस में टकरा गई और दोनों का मास भी था कुछ, तो टकराने के बाद ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। इसकी स्पीड हो गई 5 और इसकी हो गई मान लो 8। तो क्या टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो dp क्या होगा? जीरो। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पीछे पढ़ा था ना हमने, क्या होगा? जीरो। एक बॉडी है तो एक का पूरा सिस्टम है तो पूरे सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। बात समझ में आई? इस कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर? तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज लेट देम कोलाइड, ठीक है। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन टोटल लीनियर मोमेंटम या टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। बात समझ में आ गई? चेंज जो आपके पास अभी यहाँ पे डीपी आया था वो क्या है? चेंज। चेंज का डी का मतलब चेंज, P2 माइनस P1। बात समझ रहे हो ना? जैसे dx होता है x2 माइनस x1। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, ठीक है। फॉर फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी की बात करें तो F1 मान लेते हैं dp1 बाई डी टी, वेक्टर फॉर्म में ले लो फर्स्ट। फॉर सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी की बात करें बेटा F2 इक्वल टू dp2 बाई डी टी, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2, 1 2 को ऐड कर दो तो F1 प्लस में F2, ठीक है। इधर से देखा जाए तो dp1 बाई डी टी प्लस में dp2 बाई डी टी, ये भी बात ठीक है ना। तो दिस इज टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सिंस सिस्टम इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब बाहर से फोर्स नहीं है, सो ये dp1 बाई डी टी प्लस में dp2 बाई डी टी मस्ट बी जीरो। ये अगर जीरो है तो ये थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी? F1 प्लस F2 जीरो, और ये अगर जीरो है तो बेटा क्या आ गया? F2 इक्वल टू माइनस F2। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? बोलो, ठीक है। कुछ नहीं करना, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी के लिए जो हमने अभी डायग्राम बनाया था, बॉक्स बनाया था ना, याद आ रहा है? तो दोनों को ऐड कर दो। सिस्टम आइसोलेटेड है, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, इक्वल अपोजिट रिएक्शन। F1 इक्वल टू माइनस F2। पहली बॉडी ने जितना फोर्स सेकंड के ऊपर लगाया, सेकंड बॉडी ने उतना ही फोर्स फर्स्ट बॉडी के ऊपर लगाया। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो हमने अभी अभी कुछ एग्जाम्पल देखे थे न्यूटन थर्ड लॉ के, एक्शन रिएक्शन पेयर के। एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल और अपोजिट। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई मिट्टी वगैरह पे अगर हम चलते हैं तो चलना मुश्किल होता है ना? क्यों? डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड देन रोड। क्यों? क्योंकि रोड जो होता है वो हार्ड होता है, हमने जितना फोर्स लगाया उतने उस रोड ने हमारे ऊपर उतनी रिएक्शन लगा दी। लेकिन सैंड में क्या होता है? जब
सैंड के ऊपर पैर रखा जाएगा तो हमारा पैर सैंड को पुश करता है नीचे की तरफ, उसमें पेनिट्रेट कर जाता है, तो रिएक्शन कम मिलती है। मेरी बात समझ रहे हो? सैंड जो होती है वो सॉफ्ट होती है, हम जब पैर रखेंगे तो पैर अंदर चला जाता है, तो पैर अंदर जाने से क्या होगा, जो एक्शन है अंदर तक जा रहा है वो, उससे क्या होगा, रिएक्शन कम मिलेगी। और हार्ड सरफेस है तो रिएक्शन पूरी मिलेगी हमें। तो इस वजह से रिएक्शन कम मिलती है, इसलिए हमें चलने में दिक्कत होती है। मेरी बात समझ रहे हो? चलने में दिक्कत होती है। तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। कंप्लीट रिएक्शन, अच्छी तरह से रिएक्शन नहीं मिल पाती, इसलिए हमें मिट्टी में चलने में दिक्कत होती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आ गया। दो बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, दोनों अलग अलग बॉडी है, इसलिए वो कैंसिल नहीं होता और इक्वल और अपोजिट होता है। क्लियर? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने पढ़ा था पीछे न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब क्या होता है इसका, जनरली बुक्स में मिलता है आपको, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। रियल लॉ का मतलब क्या है? रियल लॉ का मतलब है सेकंड लॉ का यूज करके हम फर्स्ट भी डिराइव कर सकते हैं और थर्ड भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? देखो, सिंस न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो बेटा सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू एम ए, पता है हम लोगों को, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, हाँ या ना, पता है ना हम लोगों को? ठीक है। अब इसका यूज करके फर्स्ट लॉ ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, F इक्वल टू एम ए, इफ F इक्वल टू जीरो, अगर फोर्स जीरो है तो एम ए जीरो, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो दो केस अराइज होते हैं, या तो वेलोसिटी जीरो या वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो फर्स्ट लॉ है। कैसे? कैसे? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, इट विल बी एट रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। इफ अ बॉडी इज इन मोशन with uniform velocity, it will be in motion। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, unless an external force is applied। मतलब क्या हुआ, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है कांस्टेंट स्पीड से तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। वही मैं कह रहा हूं, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो या तो वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगी, और अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगी। चेंज कब होगी, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा, जीरो नहीं होगा। वही बात ये कह रहे हैं, समझ में आ गई बात? तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ के बारे में भी बताता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब थर्ड लॉ के बारे में कैसे बताता है वो देखिए। थर्ड लॉ में हम इसका यूज करेंगे, और मैं आपको बताऊं थर्ड लॉ वही है जो हमने अभी ड्राइव किया था, सेम टू सेम। देखो, बाय सेकंड लॉ F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, अभी वाली बातें, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। आइसोलेटेड समझ में आ गया ना, जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो। लेट देम कोलाइड, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज इज जीरो सिंस F एक्सटर्नल इज जीरो। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज जीरो इफ एक्सटर्नल जीरो है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम भी क्या रहेगा, जीरो। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो फॉर फर्स्ट बॉडी, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं, F1 इक्वल टू डी पी वन बाई डी टी, वैक्टर फॉर्म में ले सकते हैं। सेकेंड बॉडी
सेकंड की बात करें तो बेटा F2 इक्वल टू dp2/dt, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू dp1/dt प्लस में dp2/dt, ठीक है। सिंस एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो। इसका मतलब दिस मच जीरो, और ये अगर जीरो है तो F1 प्लस F2 क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब इक्वल अपोजिट फोर्स, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो सेकंड लॉ का यूज करके हम फर्स्ट लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ भी कर सकते हैं, इसीलिए सेकंड लॉ को रियल लॉ बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कूल में जब भी हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं या क्लास टेस्ट होते हैं, ये टॉपिक तो देते ही देते हैं कहीं भी, किसी भी स्कूल में, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस कीजिए इसकी अच्छे से। अच्छा, सेकंड लॉ का यूज करके एक बात और आती है, क्या, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। लिफ्ट देखा है आपने, हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, समझ रहे हो, और फिर नीचे आते हैं। ऊपर जाते हैं तो हैवी सा लगता है, नीचे आते हैं तो लाइट लगता है। ऐसे ही एलिवेटर में, समझ रहे हो ना, क्यों होता है ऐसा, वो डिस्कस करते हैं। ये भी सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। देखो, एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ, इसको हम केसेस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। केसेस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस, सपोज करो ये मेरे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी हुई है मान लो, और यहाँ पे एक बंदा, एक बच्चा कुछ भी खड़ा है। इसका वेट mg, इसका मास m है तो वेट mg होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या मान लेते हैं, n। लिफ्ट रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, तो बेटा वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। आपको पता है a इक्वल टू dv/dt, अरे a इक्वल टू dv/dt, v जीरो तो a भी जीरो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इक्वल टू m। तो अपर फोर्स ले लो पहले, n माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये साइड तो जीरो हो गई, तो n इक्वल टू mg। अब मुझे ये बताओ, n इक्वल टू mg आ गया, mg क्या है, ट्रू वेट। ट्रू वेट का मतलब एक्चुअल वेट, n क्या होता है, एपरेंट वेट। बेटा एपरेंट वेट क्या होता है, एपरेंट वेट का मतलब होता है जो एक्चुअल वेट से अलग हो। जैसे मेरा 60 है, अगर वो 70 हो जाए, वो 50 हो जाए, तो वो एपरेंट कहलाएगा, समझ गए ना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, फर्स्ट केस। सेकंड केस, इस केस में अगर लिफ्ट रेस्ट पे ट्रू एपरेंट बराबर होंगे। सेकंड केस लेके चलो, ये लिफ्ट है मेरे पास, इस लिफ्ट के अंदर एक इस टाइप से बच्चा खड़ा है, इसका वेट हो गया mg, रिएक्शन हो गई n, लिफ्ट इस बार कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, v कांस्टेंट से ऊपर जा रही है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। तो इस केस में भी क्या होगा, n माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, n माइनस mg जीरो, n इक्वल टू mg। क्या मेरी बात समझ में आई, वही बात आ गई। तो बेटा n क्या है यहाँ पे, एपरेंट वेट, और ये क्या है, ट्रू वेट। बात समझ में आ गई, एपरेंट वेट ट्रू वेट बराबर। तीसरा केस ले लो। एक बात और बताओ, बिना बात टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या आने वाली है, जीरो। तो सेकंड और थर्ड दो केस बन जाएंगे, ये समझ रहे हो। तो इसको एक में ही कंसीडर करते हैं, क्लियर, ठीक है। इसके बाद मान लो ये वेइंग, ये आपके पास एक वेइंग मशीन, ये ऐसे एक मैन, m मास, वेट mg, रिएक्शन n, ठीक है। लिफ्ट ऊपर जा रही है, a एक्सेलरेशन, इस बार एक्सेलरेशन है तो ऊपर जा रही है, तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा होगा, पता है ना आपको। तो n माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, n इक्वल टू mg उधर ma, n इक्वल टू mg प्लस a।
तो मुझे ये बताओ ट्रू वेट क्या होता है, mg। ट्रू वेट क्या होता है, mg। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, n ग्रेटर देन mg। भाई n की वैल्यू होती है mg, यहाँ पे g में a ऐड हो रहा है तो ऐड होके ज़्यादा हो जाएगा, और n क्या है, अपरेंट वेट ग्रेटर देन ट्रू वेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जब हम लोग ऊपर जाते हैं लिफ्ट में, फिर लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें भारी भारी हैवी लगता है, वो इसीलिए लगता है अपरेंट वेट बढ़ जाता है। मैं अगर 60 का हूँ तो 65 का दिखाई देगा, मेरे को फील होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो बेटा 3 केस हो गए। और देखिए नंबर 4, सपोज करो ये लिफ्ट, ये वेइंग मशीन, इस वेइंग मशीन के अंदर m मास, ये mg, ये रिएक्शन n, ठीक है। लिफ्ट इस बार a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो बेटा नीचे आ रही है तो क्या होगा, नीचे का ज़्यादा होगा, तो नीचे का माइनस ऊपर का इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। n को इधर ले आओ, बच्चे क्या करते हैं, mg इसको उधर ले जाते हैं और n को प्लस का मान लेते हैं, गलत हो जाता है। n उधर ले जाओ, mg ये इधर आ जाएगा ma, mg माइनस ए n। तो यहाँ देखो n mg होता है ट्रू वेट, यहाँ g में से कुछ माइनस हो रहा है, g में कुछ माइनस होगा तो n तो कम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, n की वैल्यू mg माइनस है, g अगर 10 है और ये 2 है तो 80 बचेगा, तो n कम हो जाएगा। तो अपरेंट वेट लेस देन ट्रू वेट। इसका मतलब क्या हुआ, जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमें हल्का हल्का फील होता है, वो इसीलिए होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। केस नंबर 5, पांचवा कहता है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है भाई, फ्री फॉल का मतलब है एक्सेलरेशन g के बराबर। यहाँ जो केबल लगी हुई है रोप, वो रोप टूट गई और ये फ्री फॉल नीचे गिर रहा है सीधा, और नीचे जब सीधा गिरेगा तो एक्सेलरेशन g के बराबर होगी। तो यहाँ क्या होगा, mg ये n, और मोशन तो डाउनवर्ड है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, नीचे आ रहा है तो mg माइनस n, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है g। अरे बोलो, तो mg से mg कैंसिल, n को उधर ले जाओ, n क्या आ गया 0। n 0 आने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन। जो मेरे पास वेइंग मशीन है, ये जो यहाँ पे वेइंग मशीन है, वेट को मेजर करने वाली मशीन, वो क्या रीडिंग शो करेगी, 0। ठीक है ना, तो कोई रीडिंग नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, लिफ्ट या और मैन इज इन वेटलेसनेस कंडीशन। आदमी वेटलेसनेस की कंडीशन में होगा, क्योंकि उसके ऊपर रिएक्शन आ ही नहीं रही। मेरी बात समझ रहे हो, उसके ऊपर रिएक्शन आ ही नहीं रही, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आ रही, तो वेटलेसनेस की कंडीशन आएगी, उसको वेट फील नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात आती है, हम 6 पॉइंट लें। मान लो लिफ्ट नीचे आ रही है और ये mg है और ये n है। लिफ्ट नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन g से ज़्यादा है, तो क्या होगा सोचो, बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है, तो नीचे की तरफ आ रही है, तो बेटा mg माइनस n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। n को इधर ले आओ, mg माइनस ma, तो n इक्वल टू mg माइनस a। इफ़ a ग्रेटर देन g, अगर a की वैल्यू g से ज़्यादा है, जैसे a हो गया 12, ये हो गया 10, तो -2 बचेगा। n इज नेगेटिव। n नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा सोचो भाई। n पॉजिटिव आने का मतलब ये ग्राउंड पे इसने एक्शन किया तो इसकी रिएक्शन आई। n नेगेटिव आने का मतलब ये फोर्स ऊपर कहाँ लग रहा है, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रही है, ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैन है ये नीचे की बजाय ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, क्या होगा, मैन विल लिफ्ट फ्रॉम सरफेस। अगर इतनी स्पीड होगी तो सरफेस से उठ जाएगा एंड
स्ट्रक टू सीलिंग, और छत से जाके टकराएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब इसका ग्राउंड से कांटेक्ट हट जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके छत से टकरा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ऐसा है तो मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा हो जाए तो इसका ग्राउंड से कांटेक्ट हट जाएगा और ये ऊपर जाके चिपक जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? तो एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट कोई बड़ी बात नहीं है, वही है न्यूटन सेकंड लॉ जो हमने पीछे पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस किए थे, बस एक टॉपिक अलग से बनाया हुआ था वो हमने किया। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं आसान आसान से। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, पता ही नहीं चलता कब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दो कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास इस टाइप से एक लिफ्ट है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इस आदमी के हाथ में एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, लिफ्ट ऊपर जा रही है, आदमी और ये बॉक्स है 2 kg का। पहले सिंपल सवाल लेते हैं चलो। ये इस टाइप से हमारे पास है, इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, बॉक्स है 2 kg का, ठीक है, और आदमी है 50 kg का। क्लियर? लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर/सेकंड से, एक्सेलरेशन दे रखी। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, हो गया? फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ लिफ्ट goes up with constant velocity 2 मीटर/सेकंड। ये पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड। बताओ जरा, फर्स्ट पार्ट में टेंशन निकालनी है तो यहाँ बताओ n की जगह पे t आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। और लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो क्या फॉर्मूला आया था? mg+ है, याद करना पड़ेगा बेटा। ये ऊपर जाते हैं g+ है, नीचे आती है g- है। तो m कितना है? किसका? मैन का लेंगे या ब्लॉक का? ब्लॉक की बात की गई है तो ब्लॉक 2 kg का, g 10 ले लो, a कितना दिया हुआ है? 2, तो 24 न्यूटन। टेंशन आ गई? ठीक है। सेकंड के क्या कहता है? वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर/सेकंड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। तो इस केस में टेंशन क्या आएगी? mg+ है, a तो 0 है, तो t क्या हो गया? mg। t क्या हो गया? m कितना है? 2 kg, g कितना है? 10, ये आ गया 20। तो देख पा रहे हैं आप लोग, लिफ्ट अगर रेस्ट पे हो या कांस्टेंट स्पीड से मूव करे टेंशन आएगी 20, लेकिन अगर ऊपर जा रही है तो कितनी हो जाएगी? 24। चेंज हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए हम लोग कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर भेजना है, बस समझ गए ना? स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन किए थे हमने उस टाइप के। अब इसी टाइप से देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दूं आपसे कि भाई ये एक मैन है, इसके हाथ में एक स्प्रिंग है और यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया 2 kg का, तो बताओ स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितनी आएगी? समझ रहे हो मेरी बात? इफ k की वैल्यू 100 है Nm/m, k की वैल्यू 100 है Nm/m, और लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर/सेकंड से। क्लियर? तो ये दे दिया आपको। अब क्या करें? अब आपको एक चीज़ तो पता है कि स्ट्रिंग की तरह ही स्प्रिंग बिहेव करती है। टेंशन की जगह यहाँ पे kx आ जाएगा, तो t = kx मान सकते हैं। x क्या है इसके अंदर? डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग मान सकते हैं। तो t मान लेते हैं, t ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो बेटा क्या होगा? mg+ है। अरे हाँ, m कितना है? 2, g कितना है? 10, a कितना है? 5, 10 5 15 30 हो गया। टेंशन आ गई। नाउ t = kx, t कितना है? 30, k कितना है? 100, x कितना आया? 0.3 मीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस टाइप से हम ये भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो क्वेश्चंस इस टाइप के सिंपल बनते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो
एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट, डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे सब्जेक्टिव पेपर में आ जाता है। और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स हैं, जैसे हमने पीछे पढ़े थे वैसे ही है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऊपर जाए तो mg+ है, नीचे आए तो mg- है, और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर में इम्पल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट जेई के लिए, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम तो हमारे टेस्ट में भी आ जाता है, डेरिवेशन का पार्ट है। ठीक है ना। आज के लेक्चर्स को, डेरिवेशंस को अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।